नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने फेसबुक पे और टेलीग्राम ग्रुप पे पोल कराया था कि कौन से टॉपिक का वीडियो बनाया जाए, तो ज़्यादातर लोगों ने नंबर सिस्टम कहा कि नंबर सिस्टम का वीडियो बनाएं सर। तो नंबर सिस्टम का बनाते हैं, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही डीप लेवल का चैप्टर है। इसमें हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें। डिविजिबिलिटी हम लोग इसी में पढ़ते हैं, भाग देने का नियम सीखते हैं। फिर हम लोग लोकल प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, लोकल प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं जाति मान स्थान मान, भाग देने के नियम। यूनिट प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना, लास्ट 2 डिजिट्स है ना। रिमाइंडर पढ़ते हैं, फिर रिमाइंडर के अलावा ज़ीरो वैल्यूज़ पढ़ते हैं, ट्रेलिंग ज़ीरो पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से फैक्टर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक क्लियर करते हैं। फ्रैक्शन पढ़ते हैं, भिन्न। तो बहुत सारा पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी है कि नंबरों यानी संख्याओं के बारे में जानना। जब तक आप संख्याओं को नहीं जानेंगे, समझेंगे, तब तक आप मैथमेटिक्स को कठिन ही समझेंगे, है ना। तो आइए जानते हैं संख्याओं का खेल, नंबरों के खेल को समझते हैं, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत ही अच्छे लेवल तक चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा, है ना। अब चीज़ों को समझें, पढ़ें, कंपेयर करें, तुलना अवश्य करें अदर्स जो भी प्लेटफॉर्म्स आपको लगे। अगर आपको बेहतर लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, लगता है अच्छा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें वीडियो पर, और शेयर करें, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो लोग ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें जानते हैं। ऑनलाइन पे भी मैं कोशिश करूँगा कि भाई, हालांकि फील थोड़ा सा रहता है क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे जब सामने होते हैं तो चीज़ें एक अलग तारतम्य होता है, एक अलग फीलिंग आती है। तो कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए मैं समझाता हूँ नंबर सिस्टम यानी संख्याओं का खेल। नंबर का मतलब है संख्या और सिस्टम का मतलब है प्रणाली, पद्धति। हिंदी में इसलिए कहते हैं संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। क्या है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम सिंपल सी बात है, संख्याओं के वर्गीकरण की व्यवस्था। संख्याओं के वर्गीकरण की व्यवस्था ही नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली कहलाती है। कहने का मतलब है संख्याओं को क्या नाम दिए गए, क्या कहा गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या बताई गई। आइए मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दें, मैं एक चार्ट बनाता जाऊँगा और आप लोग नोट करते रहेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें लिखने लायक होंगी वो भी आप लिखते रहेंगे। जो चीज़ें ना समझ में आए, तो भैया आप बात करते हैं नंबर सिस्टम पे, यानी संख्याओं के वर्गीकरण की व्यवस्था पर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बताइए संख्याएँ कितनी हैं? तो आप कहेंगे अनंत संख्याएँ हैं। संख्याएँ कितनी हैं? अनंत हैं। आप गिनते रहिए तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, है ना। तो आइए सबसे पहले ये बात है, मोटी मोटी से आपको बताई मैंने। आइए देख लेते हैं नंबर सिस्टम का मैं चार्ट बनाता हूँ। तो नंबर को देखिए, नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। जब आप संख्याओं के वर्गीकरण करते हैं, मैथमेटिशियंस ने जो संख्याओं का वर्गीकरण किया, तो संख्याओं को 2 भागों में बांटा। कौन सा? एक का नाम, एक उन्होंने कहा रियल नंबर, एक कहा उन्होंने रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कहते हैं जटिल संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? हालांकि देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पूछा जाता। एकेडमिक लेवल पर अगर आपने पढ़ाई की है तो आपने पढ़ा होगा। ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? ये होता है रियल नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। मतलब
एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जटिल संख्या कहलाता है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा, आयोटा, नगण्य, ना के बराबर मान, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा 3 आयोटा, ये क्या है, एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक वैल्यू है। या आप इसको और ऐसे समझिए कि रूट में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो क्या कहलाती है, वो काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर कहलाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक नंबर को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। ध्यान दें, जैसे मैंने लिख दिया 2 + 3i, 5 + 6i, 8 + 4i, कुछ भी लिख देते हैं, है ना, इस प्रकार। ध्यान दें, यहाँ से एक चीज़ है, आपसे पूछ सकता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा पार्ट शून्य हो सकता है। कहेगा कि अगर ये a + bi कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें कौन सा पार्ट शून्य हो सकता है, a और b में से क्या शून्य हो सकता है। तो ध्यान दें, अगर आप b को शून्य करते हैं तो 0 × i ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a जो कि रियल नंबर है। तो ये क्या हो सकता है, b 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं a को 0 रख दूं तो b आयोटा यानी ये इमेजिनरी नंबर काल्पनिक नंबर रहेगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की श्रेणी में आ जाएगा। समझ में आ रही बात। बस इतनी सी बात आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा पार्ट शून्य हो सकता है, तो आप बताएंगे ये वाला पार्ट शून्य हो सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं इधर से। अब मेरी बात को समझिए, अगर मैं संख्या प्रणाली से, नंबर सिस्टम से कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दूं तो आप ये समझिए कि शेष सभी संख्याएं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब इसकी बात करते हैं, रियल नंबर को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो रियल नंबर भी 2 भागों में बंट जाएगा। रियल नंबर भी 2 भागों में बंट जाता है। पहला होता है रेशनल नंबर, पहला होता है रेशनल नंबर, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, वी कॉल इट रेशनल नंबर। और दूसरा होता है इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या। आइए समझते हैं और क्या हो सकता है, कैसे होती हैं चीज़ें, इनको समझते हैं। ध्यान दें, रेशनल नंबर को समझिए। मैथमेटिक्स कहती है कि अगर किसी संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर ना हो, है ना, इफ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q कैन नॉट बी 0, अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है और q शून्य ना हो तो ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो हर वो संख्या परिमेय संख्या है जिसका आधार शून्य ना हो। बस आधार शून्य ना होने पर वो परिमेय कहलाएगी। समझ आ रही बात। ध्यान दें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ 1/2 परिमेय है या अपरिमेय, वेदर इट इज़ रेशनल और इरेशनल, तो आप कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है। क्यों, ये p है, ये q है। अगर मैं आपसे कहूँ -3/5 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो आप कहेंगे परिमेय है। माइनस का सिंबल या प्लस के सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 6 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो आप कहेंगे ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है। क्यों, क्योंकि इसके आधार में शून्य नहीं है, हम इसके आधार में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे 1 तो हर जगह है, 1 इज गॉड, गॉड इज 1, हर जगह है, तो उसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो ये आपका परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं क्या है, अब ध्यान दें, अपरिमेय संख्या के लिए 2 चीजें हैं। एक तो ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में आती हैं, अंडर रूट में आने वाली सभी संख्याएं, मतलब जिनका कंप्लीट पूर्ण वर्ग नहीं, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता,
ऐसी सभी संख्याएं इर्रेशनल यानी अपरिमेय कहलाती हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी सभी संख्याएं जिनका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वे सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती हैं। समझ में आ रही बात? अगर मैं आपसे कहूं इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है तो आप कहेंगे सर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आ जाता है। होपफुली आप बात समझ पा रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या एक और होती है कि भाई अगर कोई भिन्न नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसे समाप्त ना किया जा सके और साथ में नॉन रिपीटिंग भी हो, यानी जिसके अंक रिपीट ना होते हो, पुनरावृत्ति ना होती हो अंकों की, तो ऐसी भिन्न भी अपरिमेय की श्रेणी में जाती है। समझिए, जैसे मैंने आपसे ध्यान दें, अगर मैं आपसे कहूँ 0.33333 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इन्फिनाइट तक, अनंत तक गई है, यानी कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है ये, लेकिन इसके अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए ये परिमेय है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 0.321463579 ऐसे करके इन्फिनाइट तक, यानी अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय हो जाएगी। समझ में आई बात? नॉन रिपीटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन विल बी कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। उम्मीद है बात को समझ पा रहे हैं। उम्मीद है बात को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आई बात, है ना? जो चीज़ ना समझ में आए रिपीट करके वीडियो को देखें, समझ में आएगा, है ना? कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें, जो भी वीडियो देखें वो कमेंट ज़रूर करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बात मैंने आपको समझा दी है, रेशनल इरेशनल तक। अब आगे बात करते हैं जो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। ये जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ये आपकी दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से दो भाग? एक बन जाता है इंटीजर, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और दूसरा बन जाता है फ्रैक्शन। दूसरा बन जाता है क्या? फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं भिन्न। हिंदी में कहते हैं भिन्न। समझ आ रही बात? कोई समस्या? पूर्णांक क्या होते हैं? अरे सिंपल सी बात है, 2, 5, 8, 11, 13, 111, ये सब क्या है? पूर्णांक है। फ्रैक्शन का मतलब अधूरी संख्या है, अपूर्ण संख्या है। जैसे 1/2 अधूरा है, 0.5 एक ही बात है। समझ में आने का? होपफुली आप समझ पा रहे हैं। फ्रैक्शन आपको मालूम बता ही दिया मैंने। फ्रैक्शन दो प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब जो पॉइंट के बाद रुक जाए, जैसे 0.52, और अशांत वही जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, खत्म नहीं होता ऐसे इस प्रकार से 341 341 341 खत्म ही ना हो। ठीक है ना? शांत दशमलव, अशांत दशमलव। फिर भी मैं आपको और चीज़ें जो बताना चाहता हूँ, देखें, जो इंटीजर है यानी पूर्णांक है, ध्यान से समझिए, जो इंटीजर यानी पूर्णांक है ये आपका 3 भागों में बढ़ जाता है। इंटीजर आपका 3 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? एक होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा होता है जीरो। ध्यान से समझिए, इसको नोट जरूर करें कि जीरो ना तो पॉजिटिव वैल्यू है और ना ही नेगेटिव वैल्यू है। उससे पहले एक चीज़ जो मैंने बताई उसमें ध्यान दें, वहाँ पे नोट में लिखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या मानी गई। ठीक है ना? उम्मीद है आपको समझ में है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस
पाई दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जो पुराने बच्चे जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ चुके हैं, उनको मालूम है। जिस दिन पाई की खोज हुई थी, पाई की वैल्यू रखी गई थी, उसी दिन को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग चेक करके कमेंट करें कि मैं बता दूं। चलिए अभी क्लास में बताता रहूँगा थोड़ी देर बाद, आप लोग तब तक सोचिए, पुराने बच्चे कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। उम्मीद है आप समझ गए। तो इसका मतलब जीरो क्या है? देखिए जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है, 0/1 लिखा जा सकता है। तो जीरो वास्तविक संख्या भी है, जीरो रेशनल नंबर भी है, जीरो इंटीजर भी है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगर आप संख्या पद्धति समझ गए, नंबर सिस्टम यानी संख्याओं से खेलना सीख गए, संख्याओं का खेल सीख गए, तो मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हैं, ये भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, सम और विषम, ऑड और इवन। जो आपको मालूम है, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें हम इवन यानी सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम ऑड यानी विषम संख्या कहते हैं। ये आपको पता है, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। इतनी मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि यू ऑल आर नोन टू इट। आगे बढ़ते हैं। इतना नोट आपने कर लिया होगा। आइए अब चीज़ों को समझते हैं, है ना? आइए आगे समझते हैं। देखें भाई, अब आप हेडिंग डाल लें, नेचुरल नंबर, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? ध्यान दें, जिन संख्याओं को आप गिन सकते हैं, ऑल द काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। या इसे आप ऐसे समझिए कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। मैं इसको और ऐसे समझने का प्रयास करता हूँ, आप अपने आसपास को महसूस करिए। जो भी संख्याएं प्रकृति में मौजूद हैं, all the number which exist in the nature, नेचुरल नंबर है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर आपसे कहता हूं कि आप गिनना शुरू करिए, रास्ते में आप जाते हैं तो आप पेड़ गिनना शुरू करिए, तो आप क्या शुरू करेंगे? 1 2 3 4। आप 0 से तो नहीं स्टार्ट करते हैं ना, समझ आ रही बात? या माइनस से तो नहीं स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास कितने पेन है, तो आप कहें -4 पेन है सर, तो माइनस में 4 पेन हो सकते हैं क्या? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यानी नेगेटिव वैल्यूज भी नेचुरल नहीं है और 0 भी नेचुरल नहीं है। होपफुली आप बात को समझ पा रहे हैं, होपफुली बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है ना? कोई समस्या, कोई दिक्कत? आइए समझते हैं। अब यहां से 2-4 पॉइंट अच्छे से हम देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट n नंबर क्या, एवरेज बता दीजिए या सम बता दीजिए, पूछा जाता है। हालांकि मैं जो एवरेज पढ़ाता हूं उसमें ये सब पढ़ाता हूं, लेकिन मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा 1 से लेकर n नंबर तक का योग बताइए या औसत बताइए, तो पहले आप औसत समझिए। ध्यान दें, प्रथम n नेचुरल नंबर का जो औसत है वो होता है n + 1/2। और अगर मैं औसत को n से, संख्याओं की संख्या से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाता है? ये टोटल बन जाता है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि प्रथम n संख्याओं का औसत क्या है या योग क्या है ना? तो आ जाएगा क्या? n + 1/2। ठीक है, औसत पूछेगा तो n + 1/2। जैसे मैं आपसे कहूँ 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं, तो आप कहेंगे 20 + 1/2, तो आ जाएगा 21/2। अगर मैं आपसे कहता योग बता दीजिए यानी सम बता दीजिए, तो आप यहाँ पर देखिए 20 × 20 और 1 21/2, तो आ जाएगा कितना?
बस होपफुली आप बात को समझ पाए, होपफुली आप बात को समझ पाए। आ रहा है? तो ये है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ नेचुरल नंबर के ही पॉइंट्स, हालांकि जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो इन सब पे बहुत डिटेल्ड और क्वेश्चन जैसे घुमा घुमा करते वो सब बताऊंगा। फिलहाल अगर मैं आपसे कहूँ प्रथम n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम क्या होगा या औसत क्या होगा, तो समझिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का एवरेज, स्क्वायर्स का सम। तो आप देखें 1 से लेकर n तक प्रथम n संख्याओं के स्क्वायर्स का जो एवरेज होता है, सॉरी जो सम होता है वो होता है n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। ध्यान दें ये संख्याओं की संख्या है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये एवरेज हो जाएगा और संख्याओं से गुणा कर दे तो टोटल हो जाएगा। समझ आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो आप देखें प्रथम n नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम है और एवरेज है, मैं दोनों बताता चल रहा हूँ आपको। आइए मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा 1 से लेकर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 10 का स्क्वायर, इनका एवरेज बताइए या सम बताइए। तो अगर मुझे एवरेज बताना होगा तो मैं n+1, अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो n+1 2n+1 अपॉन 6 यूज करूंगा, है ना। और जब सम निकालना होगा तो बस इसको n से गुणा कर दूंगा। n का मतलब ये अंतिम जो टर्म है। तो देखें अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो टर्म क्या है, 10 है, तो 10 और 1 11, 10 दूना 20 और 1 21/6, ये हो गया एवरेज। अगर मुझे योग निकालना होता तो 10 संख्याएं मैं 10 से गुणा कर देता तो ये सम आ जाता। बात आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं ये 10 हटा लेता हूं तो ये एवरेज है, और बस जब एवरेज को संख्याओं की संख्या से गुणा करते हैं तो टोटल आ जाता है। भाई एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अगर मैं एवरेज को संख्याओं की संख्या से गुणा कर देता हूं तो योग आ जाता है। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत? अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया प्रथम n नंबर्स के स्क्वायर्स का एवरेज और सम, प्रथम n नंबर्स के स्क्वायर्स का एवरेज और सम। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग या औसत। प्रथम n सम संख्याओं के, है ना, प्रथम n सम संख्याओं का योग। देखिए औसत क्या होता है, योग को संख्याओं से गुणा कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का योग, ये लिखना बड़ा प्रॉब्लम करता है। प्रथम n संख्याओं के सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो देखें भाई ये क्या है, ये हो जाता है 2n n+1, 2n n+1 और 2n+1 अपॉन 3। ये हो जाता है 2n n+1 2n+1 अपॉन 3। अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूंगा तो ये एवरेज हो जाएगा, यानी यहाँ से सिर्फ ये n हट जाएगा। होपफुली आप समझ गए, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, आप बताइए तो आप क्या कहेंगे कि भाई 2n यानी 2 × 10, 2 × 10, ठीक है। फिर n+1 यानी 10 11, फिर 21/3।
ध्यान दें आप इसको कैसे, इसमें 2 स्क्वायर कॉमन लेकर के करेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा पिछली बार वाले से। फिलहाल आप इसको समझिए, इसको नोट करिए, ठीक है। अगर यहीं पर मैं ऑड लिख देता, समझ में आ रही बात इतनी? ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देखें। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। औसत निकालना होगा तो सिर्फ n से भाग दे देंगे, यानी 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मैं ऑड की बात करता, यहाँ पर मैं सिर्फ विषम कर देता, यहाँ पर मैं सिर्फ विषम कर देता। अगर मैं यहाँ पर विषम कर देता तो अब क्या फॉर्मूला है, अब इसका नियम क्या है, यहाँ पर n और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, n n प्लस 1 2n माइनस 1 n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। अगर प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों के योग की बात करूं तो n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कहूं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 13 का स्क्वायर, क्या होगा? तो आप कहेंगे n बराबर 13 गिवन है तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 1 27, 13 दूना 26 में से 1 माइनस का 26 बटे 3। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर जब हम आपको सॉल्व करने वाले सेशन देंगे तो उसमें बताएंगे ये सब सॉल्व होते कैसे हैं, ऑप्शन देख के हम कैसे बताएंगे ये सब चीज़ें। जो मैं वीडियोस पेपर सॉल्विंग के डालता हूँ उसमें बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। ये भी आना चाहिए आपको, चीज़ें जितनी नॉलेज हो वो कम है, आप कितना यूज़ करेंगे माइंड को जितना ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है। कठिन चीज़ें ज़रूर सीखें, है ना। जैसे कुछ लोगों ने कहा था परसेंटेज का वीडियो डालें, वो भी डालेंगे, है ना। आसान चीज़ें तो पहले परसेंटेज तो आप लोगों ने इतनी बार पढ़ा रखा होगा, तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रथम n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम क्या है। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना। क्यूब यानी घन, क्यूब यानी घन। फर्स्ट n नंबर्स के घनों का योग, घनों का योग आप देखिए, क्यूब्स का, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस प्रकार से। तो देखें ये क्या है, ये होता है n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, शायद यही होता है ना। काफ़ी दिन बाद पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा देखना पड़ रहा है। n प्लस 1 अपॉन 2 का, हाँ यही होता है। फर्स्ट n घनों का, प्रथम n यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 दूना 4, 5 दूनी 10, है ना। 10 का स्क्वायर 100। आइए देखते हैं 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64, क्या मैं सही हूँ देख लेता हूँ, है ना। 64 एक 65, 65 और 35 100, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। स्पीड ज़्यादा हो तो बैक करके देखें, समझ में आई बात। ये प्रथम n नंबर्स के क्यूब्स का एवरेज, सॉरी योग है। औसत पूछना हो तो n से डिवाइड कर देंगे, आपको मालूम है जो आ जाएगा योग निकालने के बाद संख्याओं की संख्या से विभाजित कर देंगे, औसत हो जाएगा, ठीक है ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत। उम्मीद है नेचुरल नंबर के बारे में आपको समझ में आ रहा है। अच्छा भाई, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, मतलब विषम संख्याओं के, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का सम क्या है। देखिए फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स
के क्यूब्स का योग यानी सम क्या है। फर्स्ट n ऑड नंबर्स के घनों का योग क्या है, तो आप देखेंगे ये होता है n स्क्वायर टू n स्क्वायर माइनस वन, n स्क्वायर टू n स्क्वायर माइनस वन, जहाँ पर n क्या है, अंतिम संख्या। समझ में आ रही बात। जैसे आपसे कह दे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इस प्रकार आपसे पूछे तो आप क्या यूज़ करेंगे, n स्क्वायर टू n स्क्वायर माइनस वन आपको आना चाहिए। बाकी फिर उसको एप्लीकेशन कैसे होंगे जल्दी जल्दी वो भी हम आपको सिखाएंगे, है ना। प्रॉपर बैच जो बच्चे हैं जो पुराने ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको मालूम है कि पेपर सॉल्विंग टेक्निक जब हम यूज़ करते हैं तो ये माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं और उनका कैसे ऑप्शन से हम लोग करते हैं वो सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। नोट्स बनाते रहिए, नोट्स आपके पास होना चाहिए कि जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रहेंगी, यूट्यूब पे हम वीडियोस ऐसे ही डालते रहेंगे, आप लोग बस लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। अगर आपको लगता है कंपेयर करें, चीज़ों को देखें, इतने सारे चैनल्स हैं सब पे देखें, कंपेयर करें, उसके बाद फिर चीज़ों को बताएं, है ना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऑड नंबर का बता दिया तो इवन नंबर का भी होगा, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट n प्रथम, अब की लिख नहीं रहा हूँ, बार बार लिखना थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है ना, समझिए, लिख लीजिए। प्रथम n इवन नंबर्स का क्यूब्स का जो सम होता है वो होता है 2n n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इवन नंबर्स के क्यूब्स का एवरेज है। फर्स्ट n इवन नंबर्स के क्यूब्स का सम है, टोटल है, योग है ना। उम्मीद है आप नेचुरल नंबर समझ पाए, है ना, नेचुरल नंबर आप समझ गए। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे होल नंबर, इसके बाद हम देखेंगे होल नंबर, इसके बाद हम देखेंगे क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या है, देखिए मैंने नेचुरल नंबर बताया 1 से लेके इन्फिनाइट तक की संख्याएं नेचुरल नंबर है, बस इसके आगे 0 लगा दीजिए, यानी 0 से अनंत तक की संख्याएं होल नंबर कहलाएंगी। इसका मतलब है 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए। अब बात करते हैं, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाऊँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा और ज़्यादा लंबा आपको भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे भी, ठीक है ना। हम अलग अलग पार्ट में डालते रहेंगे, कई पार्ट में, है ना, क्योंकि एक पार्ट में नंबर सिस्टम समेट पाना मेरे बस का नहीं है फिलहाल, है ना। तो हमने देखा होल नंबर मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या होती हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, जो छोटे क्लास के बच्चे करते हैं, कि ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से तथा एक से डिवाइड होती है, यानी जो खुद से कटे और खुदा से कटे, जो खुद से कटे और खुदा से कटे, उसके अलावा किसी से कुछ ना, कोई और उसका कुछ बिगाड़ ना सके, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैथमेटिकल अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, आप देखिए 5 का गुणनखंड करो तो 5 का एक फैक्टर 1 होगा और एक 5 होगा, इसके अलावा कोई माइकलाल कोई संख्या इसको काट नहीं सकती। समझ में आ रही बात। तो 2 फैक्टर, किसी भी संख्या के 2 फैक्टर हो, सिंपल सी बात है, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। अब अपने आप से हर संख्या कटती है और 1 तो भगवान है, वो तो सबको काट देगा। गॉड इज 1, बचपन से आप सुनते आ रहे हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 1 तो गॉड है, वो कि सबको काट लेगा, है ना। तो ये है अभाज्य संख्या। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कुछ खूबसूरत से पॉइंट देखते हैं, नोट करिए। पहला पॉइंट तो यही नोट कर लीजिए कि अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं।
कितने कितने 2 फैक्टर। समझ में आ रही बात? अच्छा भाई, अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। 1 परे है सारे बंधनों से। 1 क्या है? भगवान है। तो ना तो वो भाज्य है ना अभाज्य है। जैसे साकार और निराकार दोनों रूप में ईश्वर मौजूद है, वैसे ही भाज्य भी है। ना तो भाज्य माना गया ना अभाज्य, किसी श्रेणी में नहीं है। ईश्वर पे कोई किसी भी वरदान का या किसी भी श्राप का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है ना। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? उन्होंने तो अपने आप को बहुत कुछ कहा है ना। लेकिन 1-2 चीज़ें मेरे भी बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे एक जगह उन्होंने कहा है कि जो होता है मेरी इच्छा से होता है, मतलब जो हो रहा सब उन्हीं की इच्छा है। और फिर एक जगह कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ईश्वर है, ईश्वर है ना। हम लोग ईश्वर के बारे में तर्क करते हैं, लेकिन सत्य क्या है? जहां पर शब्दों की सारे शब्द समाप्त हो जाए, जहां पर शब्दों का अभाव, आप ईश्वर के बारे में जितना भी कह लें, और जहां पर शब्दों की समाप्ति हो जाए उसके बाद ईश्वर शुरू होता है। शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, है ना। आइए चलिए, क्या आध्यात्मिक भी हम अलग से क्लास लेंगे, है ना, उसका भी बैच बनाएंगे आध्यात्मिक क्लास का। महाभारत वगैरह जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, मैं क्लासेस में महाभारत की स्टोरियाँ सुनाने लगता हूँ, रामायण की स्टोरियाँ सुनाने लगता हूँ। खैर, तो आते हैं प्राइम नंबर की बात करता हूँ। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। दूसरा पॉइंट, दूसरा तो यही था, पहला तो 2 फैक्टर। तीसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, तो 1 और 2। 1 का तो कोई, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए वो भाज्य और अभाज्य की श्रेणी से परे है ना। शब्दों की परिभाषा से मुक्त है सब। खैर, एक शेर सुनाता हूँ, 4 लाइन का शेर याद आ गया, है ना। हंसते रहिए, जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनको पता है, तो आप लोग भी ऑनलाइन में भी करेंगे, हालांकि धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, ट्रैक पे आएंगी। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, और खुद को बासी कबाब कर डाला। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला। पाँव उसने जो रखा पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। नहीं समझ में आया होगा, बाउंसर हो जाता है। ये हंसी मजाक वाली शायरी है, इसमें एक लाइन मैंने मिस कर दी। क्या? इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, और घेर के मुझको मेरे सालों ने अगला पिछला हिसाब। समझ गए? खैर, आगे बढ़ते हैं, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और ध्यान दें 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 इज द सॉलिटरी इवन प्राइम नंबर, यानी कि 2 के अलावा दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सब ऑड यानी विषम है। समझ में आ रही? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। उम्मीद है आप समझ गए। अब अगला पॉइंट देखें, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। चेक कर लीजिएगा एक बार, फिलहाल मेरे हिसाब से 25 है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या? यहाँ पर एक चीज़ देखें, इसमें 1 से 100 में अगर पहले 50 की बात करूँ तो 15 है, मतलब 1 से 50 तक 15, और 50 से 100 तक 10 विषम संख्या है। ये 50 से 100 तक तो रेलवे में पूछा गया कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। उम्मीद है आप समझ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अभाज्य संख्याओं में एक चीज़ दिक्कत करती है क्या, कि कैसे पता चले कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे एक बार मुझे क्लियर नहीं है, शायद एक क्वेश्चन आया था काफ़ी समय हो गया, कई साल पहले, कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, या ऐसे करके, है ना। तो फैक्टर चेक करना होता है, छोटी संख्या होती है तो हम चेक कर लेते हैं। तो इसके क्या तरीका मैं आपको बताता हूँ।
एक तरीका तो ये हम क्या करते हैं, हम इसके पास का स्क्वायर देखते हैं कि 323 किसके पास का स्क्वायर है ना, 323 किसके पास का स्क्वायर है ना। जैसे 18 का स्क्वायर हमने ले लिया है ना, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम 17 देखते हैं। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 और 17 से पहले, 17 से पहले के बाद संख्या कितनी, 13, 11, 7, 5, 3, इन सब से हम काट के देखेंगे कि अगर किसी से कट रहा है तो फिर ये अभाज्य नहीं है, अगर नहीं कट रहा है तो अभाज्य है। इसमें भी टाइम लगता है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, कोई भी अभाज्य संख्या होती है उसको अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा या तो -1 आएगा या +1 आएगा, ठीक है ना। आइए मैं बताने का प्रयास कर दूं। जैसे मैंने आपसे कहा 23 एक अभाज्य संख्या, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ, 6 चौके 24, देखो -1 है। अगर मैं 97 की बात करता हूँ, 6 से डिवाइड करेंगे, 16 छक्का 96 +1। जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमेशा 6 के मल्टीपल +1 या -1 के फॉर्म में ही होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई, ठीक है। बाकी ये तरीका भी है, आप इससे भी कर सकते हैं, है ना। ये हालांकि ज़्यादा आपको आना चाहिए, ये भी है, ये भी है ना। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए कैसे चेक करेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे, वो 6 से डिवाइड करने पर +1 या -1 ही रिमाइंडर बचेगा, उसे एक फॉर्म में लिखा जाता है। बाकी या तो आप क्या करें, उस संख्या के पास का स्क्वायर पकड़ें और उससे कम के जो भी स्क्वायर हैं, जो भी अभाज्य संख्या हैं, उनसे डिवाइड करके देख लें, ठीक है। उसमें टाइम लगता है। खैर आइए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया। आप भी देखते हैं कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 10, अगर मैं आपसे कहूँ 10 के फैक्टर बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ 10 के फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे सर 10 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 5, 10। जो अपने अलावा और 1 के अलावा भी किसी संख्या से कटे उसे हम क्या कहते हैं, जो अपने अलावा और अपने और 1 के अलावा भी किसी संख्या से कटती है उसे हम मैसेज आ रहा है, चलो। तो आपने हाँ, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, सीधी सी बात है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या कहलाएगी। हाँ, अब नोट कर लीजिए सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, ये पूछा गया है। व्हाट इज द लोएस्ट या लीस्ट कंपोजिट नंबर, दैट इज 4। भाज्य संख्या भी कहते हैं इसको, यौगिक संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 है। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे छोटी सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या 9 है, ठीक है। सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या 9 है। उम्मीद है आप समझ गए। अब हेडिंग लगा लें। मैं संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में ही बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। अब अगला है कि को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या है जिनका HCF 1 हो, मतलब 1 के अलावा, भगवान के अलावा दोनों को कोई एक साथ न काट सके, है ना। मतलब जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मैंने आपसे कहा एक संख्या मैंने ली 5, एक मैंने ले ली 8। अब देखो 5 है 1 और 5 का फैक्टर, 8 है 1 और 1 इंटू 2, है ना, इंटू 2 इंटू 2, है ना। समझ में आ रही बात। और 8 तो है ही उसका फैक्टर, सॉरी हाँ 1, सुनिए 1 होगा इसका फैक्टर, 2 होगा, 4 होगा, 8, जो 8 को काटे, ठीक है। इसके 1 और 5, तो आप देखिए 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों जगह मौजूद नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहेंगे।
कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो, है ना, दोनों सिर्फ 1 से नहीं कटने चाहिए, दोनों मतलब 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटने चाहिए, ठीक है। वो प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी प्राइम हो सकते हैं, लेकिन दोनों 2 से ज़्यादा संख्याएं भी हो सकती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा संख्या जिनका HCF सिर्फ 1 होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा किसी सेम नंबर से वो नंबर ना कटे तो वो कोप्राइम यानी सहभाज्य संख्या कहलाएगी। अब और कोई संख्या बची, हेडिंग डाल लीजिए परफेक्ट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्या होती है परफेक्ट नंबर? क्या होता है परफेक्ट नंबर? देखिए, परफेक्ट नंबर का मतलब है ऐसी संख्या जिसके फैक्टर्स का सम स्वयं को छोड़ करके उस संख्या के योग के बराबर हो। जैसे मैं कहूँ कोई नंबर मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया एक नंबर 18, मैं आपसे कहूँ 18 के फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, 9 से कटता है, और 18 से तो कटेगा ही, लेकिन 18 को नहीं लेना क्योंकि वो तो संख्या ही है। और अगर मैं इनको जोड़ूँ 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, तो फैक्टर्स का सम आया 21, जबकि है क्या 18। अगर फैक्टर्स का सम संख्या के बराबर हो तो ऐसी संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। और पेपर में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी परफेक्ट नंबर क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है 6, 1 2 और 3। 6 तो होगा ही, 6 को लेकिन लेना नहीं, अपना खुद को नहीं लेना है। अब इनको मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा? अब आपसे पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट नंबर बताइए, या 2 अंकों की परफेक्ट नंबर बताइए, तो 28 होगा, ठीक है। इसके फैक्टर देखिए 1 2 4, फिर और किसे 7, फिर 14, बस 14 7 21 4 25 2 27 1 28, ठीक है ना। संख्या के फैक्टर्स का सम संख्या के बराबर है, ठीक है। 3 अंकों की परफेक्ट नंबर आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 400 से 500 के बीच है, इतना बता रहा हूँ, आप चेक करके बताइएगा मुझे, ठीक है। बस इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि 4 अंकों की फिर 8128, फिर उसके बाद बहुत बड़ी होती जाती है, तो उतना नहीं पूछेगा। मैक्सिमम 3 नंबर तक की पूछ सकता है, 4 की बस मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया। बोलो भाई, अब आप हेडिंग डाल लीजिए ट्रायंगुलर नंबर, ये भी पूछा जा चुका है ना। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? क्या होता है ट्रायंगुलर नंबर? बोलो भाई। ट्रायंगुलर नंबर वो होता है जो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में रखे गए ऑब्जेक्ट्स को काउंट करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट, कोई और ट्रायंगल नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट्स के अनुसार चलता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उनको आपस में आप जोड़ते चले जाएं तो वो उनका जो सम बनता जाता है। जैसे पहला नेचुरल नंबर है 1, ठीक, 1 में आप नेचुरल नंबर 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3, ये आपका ट्रायंगुलर नंबर है। फिर 3 में आप जोड़ देंगे क्या 3, 2 के बाद क्या जोड़ेंगे 3, तो 6 आपका ट्रायंगुलर नंबर है। 6 में अब 3 के बाद क्या जोड़ेंगे 4, तो 10 आपका है। फिर 5 जोड़ेंगे 15 आपका ट्रायंगुलर नंबर है। फिर 6 जोड़ेंगे 21 आपका ट्रायंगुलर। समझ में आ रही बात? किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, किसी और त्रिभुज की बात नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ऑब्जेक्ट्स रखे जा सकते हैं उनकी जो काउंटिंग का तरीका है वही ट्रायंगुलर नंबर है। देखिए 1 है ना, 2 3, ऐसे 4, ऐसे रखा जाए, ऐसे रखते जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो ये है, ये आप ऐसे देखें 1 से स्टार्ट करते हैं और उसमें नेचुरल नंबर जोड़ते जाते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे ट्रायंगुलर नंबर बनती हैं। उम्मीद है समझ गए। मैंने आपको ट्रायंगुलर नंबर, परफेक्ट नंबर भी बता दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, 1-2 पॉइंट देखें। अब एक पॉइंट नोट करें कि देखें कि n+1 to n+1 यानी 3 क्रमागत संख्याएं, कोई भी 3 लगातार संख्याएं जब गुणा की जाएं तो वो हमेशा 6 से डिवाइड होती है। ये पूछा गया है n+1 to n+1 किससे डिवाइड होगा, ऑप्शन देता है।
अब दिमाग लगाने वाली बात है कि जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 और 3 से तो कटेगी कटेगी। समझ में आ रही बात? कॉमन सेंस की बात है। तो ये आपसे पूछा गया है कि भाई n+1 2n+1 यानी 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमेशा 6 से कटता है। यहां से एक चीज मैं आगे की बताता हूं, समझिए। n+1 सॉरी लगातार है ना, वो फार्मूला लिख दिया हो। n+1 n+2 n+1 n+2 और n+3 यानी 4 लगातार संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा 24 से डिवाइड होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होगा। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए, समझ में आ रहा है? ये सीधा सीधा आपसे पूछा जाए तो सीधा सीधा पूछा ही जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, ध्यान समझिएगा, इसको नोट करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। इस पे क्वेश्चन खूब आता है और हम लोग मान लगते हैं, माना x है, y x+1 है, फिर स्क्वायर करते हैं और समी बनाते हैं। मैंने कहा 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 23 है। अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया एक संख्या a है, दूसरी a+1 है, तो a का स्क्वायर है ना, क्योंकि a+1 बड़ी होगी तो a+1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर 23। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सब सॉल्व होगा। मैंने क्या बताया कि 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर है। आप बताओ, अगर उनका अंतर 23 है तो ऐसी 2 लगातार संख्याएं जिनको जोड़ने पर 23 बन जाए, यानी 11 और 12। देखो 11 12 हो गया, 23 लगातार है। तो छोटी संख्या आ गई 11, बड़ी संख्या आ गई 12। अब देखो 12 का स्क्वायर अगर हम करें 144, 11 का स्क्वायर करें 121, दोनों का अंतर निकालें कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। आ रहा है? जैसे मैं आपसे कहूं 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, बड़ी संख्या बताओ, तो आप तुरंत सोचेंगे, या तो आप लगाएंगे या तुरंत लगाएंगे भैया ऐसी कौन सी 2 लगातार संख्या जिनको जोड़ के 45 बन जाए? 22 और 23, बड़ी संख्या हो गई 23, छोटी संख्या हो गई 22। इस पे क्वेश्चन बनता है और लगाने में टाइम। तो ये हम जो सीखने का प्रयास करते हैं, हमारा मैथमेटिक्स सिखाने का तरीका अलग है। हम किताबी ज्ञान से ज़्यादा कॉमन सेंस की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप कैसे चीज़ों को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको आप देखें, अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो ऑनलाइन का एक फॉर्मेट है इसको करिए, है ना। फिर आगे अगला पार्ट लेकर के आएंगे इसी का। आज तो मैंने संख्याओं के बारे में चर्चा कर दी, ठीक है ना। मिलते हैं जल्दी।